Hello friends, good afternoon. Today we will study the second lecture of electric charge. प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे चार्ज का जो इंट्रोडक्शन था वहाँ, और आज हम लोग उससे आगे स्टडी करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस क्लास का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस क्लास में भी आपको बहुत ही बेटर ढंग से आगे का जो भी टॉपिक है उसको मस्त तरीके से समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हमने प्रीवियस क्लास में सेकेंड टॉपिक का जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताया था चार्ज का, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होता है हमारा: एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये 2 चीज़ हमारा हो चुका था। तीसरा हमारा जो होगा वो इस क्लास में मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बोर्ड पे मैं राइट कर चुका हूँ, और आप लोग भी इसे अपने नोट्स में राइट कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि जिस तरह से आप एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी इज अ कंजर्व्ड, दैट मीन्स एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे चार्ज का भी कंडीशन है कि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है, वह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ना कि वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है। अगर सपोज दैट, जैसे कि अगर आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि जैसे हम प्लस और माइनस को अगर हम क्या करते हैं कि सटाते हैं, तो वहाँ पे जो स्पार्क हुआ, तो स्पार्क होने के बाद में वहाँ चार्ज आपका डिस्ट्रॉयड नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी में कंजर्व हो जाता है। ठीक है। तो उतना डिटेलिंग हम नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो चार्ज का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम अगर यूरेनियम लेते हैं, तो यूरेनियम 238 लेते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 92। और ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये आपका क्या मास है। तो अगर इसका डीके हम लोग करते हैं, मतलब ये हमारा क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होता है जो सेल्फ क्या होता है, इमिटेड होते रहता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर ये अपना एनर्जी रेडिएट किया, मतलब यहाँ से डीके होने के बाद में ये कन्वर्ट हुआ किसमें, थोरियम में कन्वर्ट हुआ। किसके थ्रू, बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला हमारा इमिटिंग के बाद में। तो यूरेनियम हमारा कितना था, यूरेनियम के पास में हमारा कितना था, 92 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये आफ्टर डीके, आफ्टर इमिटिंग, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम और अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में हमारा यहाँ क्या, हीलियम। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका थोरियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर वो कितना, 92 है। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 92 ही। ठीक है, यहाँ से हम इसको और आगे जाकर के हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट बोलते हैं, इसको पेरेंट एटम बोलेंगे, इसको डॉटर एटम बोलेंगे, क्योंकि इससे निकल करके ये आया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर डीके की बात करेंगे, बिफोर डीके की बात करेंगे, तो बिफोर डीके हमारा टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ये आपको कितना, 92 ई बोल सकते हैं हम लोग, 92। और ई पहले में बता दिए, क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चार्ज निकालते तो क्यू बराबर क्या होगा, एन का वैल्यू कितना, 92, ई का वैल्यू हम यहाँ डालें। ठीक है, और इसके बाद आफ्टर डीके अगर देखें, आफ्टर डीके टोटल चार्ज अगर हम देखें
तो टोटल चार्ज हमारा कितना होगा 90E प्लस 2E बराबर हमारा कितना हो गया 92E। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर डीके टोटल चार्ज हमारा कितना होगा 92E हो जाएगा। आप इसको क्वांटाइजेशन Q बराबर एनी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना होगा नहीं होगा वैल्यू। और बिफोर डीके हमारा इतना और आफ्टर डीके भी हमारा कितना हो गया 92E हो गया। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमारा क्या होता है कंजर्व्ड होता है, और वो कंजर्वेशन रूल को वो क्या करेगा फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, और इसका और भी एग्जाम्पल्स वगैरह है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये आपको है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। तो सेकेंड टॉपिक हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था वो तीन का तीनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड टॉपिक में एक बात और हम लोग देखेंगे जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हमारा टॉपिक है। और इसमें जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमारा क्या होता है कि ये भी हमारा क्या करता है कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। और मास की बात करेंगे तो बहुत ऐसे बुक और बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है कि मास इज़ नॉट अ कंजर्व्ड, लेकिन आपको ये बात बता दें कि मास हमारा बहुत जगह आपको अच्छे जो बुक हैं वहाँ पे आपको क्लियर करके दिया, मास भी हमारा कंजर्वेशन रूल को फॉलो करेगा। जो हम लोग यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं E बराबर आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था E बराबर mc², तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं कि मास इज़ नॉट अ कंजर्व्ड। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो मास हमारा कन्वर्ट होता है किसके फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में, तो मास हमारा वो डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ बल्कि वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो इसलिए आप इस बात को दिमाग में रखें कि मास भी हमारा क्या करता है कंजर्वेशन रूल को फॉलो करेगा और एनर्जी भी हमारा कंजर्वेशन रूल को फॉलो करेगा। तो कुछ इसके जो है हमारा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग मास और इसके कंपेरिजन ऑफ मास एंड चार्ज के बीच में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो थर्ड टॉपिक हम लोग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो एक तरफ हम तो प्रॉपर्टीज अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि चार्ज के बारे में हमने पहले आपको बता दिया कि चार्ज क्या करता क्वांटाइजेशन रूल को क्या करेगा फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज
क्वांटाइज्ड चार्ज हमारा क्या होता है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और इसकी बात अगर हम करेंगे, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड येट, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड येट। मतलब अगर चार्ज को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो चार्ज हमारा इंटीजर फॉर्म में होगा, और मास हमारा इंटीजर नहीं बल्कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। चार्ज do not depends upon the speed of body, ठीक है। और mass depends upon the speed of body। अगर बात करेंगे हम लोग तो दैट इज कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है, एम वी बराबर एम नॉट, एम वी इक्वल एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वेयर एम वी mass of moving body, mass of moving body, moving body, and m naught is the mass of body in रेस्ट, ठीक है। और v के बारे में आप जानते हैं, वेलोसिटी किसका होगा, मूविंग बॉडी का होगा। और c जो होता है सो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। c इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ मास। तो जब हम मास के वेलोसिटी को हम बढ़ाते हैं या बॉडी के वेलोसिटी को हम बढ़ाते हैं तो बॉडी का मास जो होता है इस केस में हमारा इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर चार्ज के केस में अगर हम देखेंगे कि अगर किसी बॉडी के मोशन को अगर हम बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उस बॉडी पे जो चार्ज होगा हमारा वो कोई वेरिएबल नहीं होगा, कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो बॉडी के मोशन का चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मास पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद एक और केस हमने आपको बता दिया, जैसे कि बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलता है कि चार्ज हमारा कंजर्व्ड है और मास हमारा कंजर्व्ड नहीं है। तो ये बात आपने दिमाग में डाल लीजिए कि चार्ज भी हमारा कंजर्व्ड है और मास भी हमारा कंजर्व्ड है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जगह आपको लिखा हुआ ये मिलेगा।
थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे इसका, तो थर्ड पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे मास के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा, तो मास के बीच में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन चार्ज के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है, उस फोर्स को आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमारा, अट्रैक्शन का भी फोर्स होता है और रिपल्सन का भी फोर्स होता है, जो कि हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि सेम कैरेक्टर का चार्ज अगर निगेटिव है तो वो रिपेल करेगा, अगर डिफरेंट कैरेक्टर का दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली हमारा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, वो रिपेल कभी नहीं करेगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होगा, वो अट्रैक्शन का भी फोर्स होगा और रिपल्सन का भी फोर्स होगा। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे the electrostatic force between the two charge particle is attractive or repel to each other। वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मास में, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स between two mass is always attractive force, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो फोर्थ पॉइंट था वो मैंने आपको नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहते हो और के तरह, तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज हमारा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, और मास हमारा कंजर्व नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, आपसे चार्ज के बारे में, चूँकि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह छोटे मोटे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो जो मेन आपको पॉइंट था वो मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, इसको आप राइट कर लें। अब नेक्स्ट जो हम लोग, इसका जो अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ तक जो भी था, एक इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चंस को बना लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक में जाएंगे।
जैसे कि इसमें जो अभी तक जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किस तरह से दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन है, (4.5 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज can be possible। इस तरह से आपको दिया जा सकता है कि ये जो चार्ज का फॉर्मेट है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था निकालने के लिए ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो n का जो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ, हम लोग q का वैल्यू दिया हुआ, q बराबर आपको कितना दिया 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 दिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ। तो q इक्वल हमारा क्या होता है, स्मॉल q लिखें, q इक्वल हमारा क्या होता है n ही होता है। अगर हम n की बात करेंगे तो n इक्वल कितना हो जाएगा q/e। तो q का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 दिया है, दिया, ठीक है। और e की अगर बात करेंगे तो e हमारा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल अगर हो भी जाता है तो n का जो वैल्यू होगा ये 4.5 बाय 1.6, इसको अगर हम हटा भी दें लेकिन फिर भी ये 45 बाय 16 जो है ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ इंटीजर, इट इज नॉट इंटीजर नंबर, ये हमारा इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, सीधा लिख देते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चार्ज हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए। तो पहले हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस क्लियर करेंगे इन द क्लास। और दूसरी बात ये कि मेरे फिजिक्स के क्लास में आपको बोर होने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कंसंट्रेट होकर के स्टडी करो, बहुत मज़ा आएगा, रियल में बहुत मज़ा आएगा। और अब आप बहुत कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मेन जो आपका जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा आगे, अब जो हम लोग टॉपिक 4th टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से होगा कॉन्डन शुरू, ठीक है। तो अब आप कंसंट्रेशन के साथ में अपने नोट्स को कंप्लीट करें और स्टडी करें। 4th टॉपिक हमारा होगा, आप 4th टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी को पता होगा कि दुनिया में कॉपी किया जाता है, कॉपी करने का मतलब नकल किया जाता है। तो ये नकल का जो काम है ये साइंस की दुनिया में भी किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है कूलम्स
कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसको कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, या सिंपली इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स लॉ लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये बेटर लिखा हुआ, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमारा क्या है कि सेम उसी तरह से कॉपी है। कॉपी किसका कहेंगे आप, तो न्यूटन जिस तरह से अपने ग्रेविटेशनल लॉ में उसने देखा ये कि दो ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इस दो ऑब्जेक्ट को हम रखें तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हमने कहा था कौन सा, मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोले। तो न्यूटन ने मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंट किए। ठीक उसी तरह से कूलम सोचना ये शुरू किया कि इसी तरह ये कॉन्सेप्ट हम लगा के देखते हैं कि दो चार्ज के बीच में अगर हम ये रिलेशन लगा के देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं लगता। तो कूलम्स जब उसी रूल को जब कॉपी किया कहाँ पे, चार्ज के लिए, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर था और वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सही हो गया किसके लिए, चार्ज के लिए। तो रियल में कूलम्स लॉ बोले या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो ये कॉपी है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉपी है, ठीक है। तो ज़्यादा हम इसमें लंबा नहीं जाएंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, according to this law the force, सीधा यहाँ पे हम द फोर्स लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज द फोर्स बिटवीन 2 point charge according to this law the force between 2 point charge is directly proportional to magnitudes of charges and inversely proportional to this, inversely proportional to square of square of distance between their center ठीक है। आपको समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, और ये फोर्स जो है पहले हम यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है हमारा वो अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन का भी फोर्स हो सकता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, इसको आप राइट करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। ये आपको हो गया इसका कूलम्स लॉ का डिफिनेशन हो गया।
अब हम लोग इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कंसीडर डेरिवेशन हम लोग इसका कूलम्स लॉ का कर रहे हैं। कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2 are kept या held at a distance r, then according to this law क्या होगा। मान लेते हैं कि दो चार्ज हमारा, एक पॉइंट चार्ज हमारा Q1 यहाँ है और Q2 हमारा यहाँ रखा हुआ, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। दोनों के बीच हमारा डिस्टेंस कितना, r डिस्टेंस। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा तो F जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। F इक्वल क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। और इस K को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको। तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं हम इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारा किस फॉर्म में होगा, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इन स्केलर फॉर्म हम बोल सकते हैं, इन स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम लोग इंडिकेट किए हैं। वेयर के इक्वल हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख सकते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हम आगे जाके देख लेते हैं, इसका कितना होता है। यहाँ तक आप इसे राइट करेंगे, समझ में तो सारा कुछ आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे। अब इस के का जो हम लोग वैल्यू लिखे हैं, इस के वैल्यू को हम लोग इतना लिख सकते हैं, के का जो वैल्यू होता है, के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका जो वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो फिर के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो आप जानते हो पाई का वैल्यू कितना होगा, 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो के इक्वल हो सकता है हमारा 9 इंटू 10⁻9 आएगा। कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9। और के का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आएगा के का यूनिट। तो के को अगर आप लिखना चाहेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले आप इसको लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ से अगर बात करेंगे के की यूनिट के लिए, तो के का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे कितना, 9 इंटू 10⁻9। के को अगर हम इस फॉर्मेट में ले जाएंगे, यूनिट के फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो के को हम लोग कितना लिख सकते हैं, F r²
बाय Q1 और Q2 लिख सकते हैं, ठीक है, FR² बाय Q1 और Q2। तो यहाँ से अगर हम इसका यूनिट ऑफ K लिखेंगे, यूनिट ऑफ K, ये कितना होगा, F का कितना होगा न्यूटन, R का कितना होगा मीटर स्क्वायर, Q1 और Q2 है तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। एक बात और हमने आपको बताना भूल गया हूँ कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वन चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। और 1 कूलम क्या होगा नहीं होगा, इसको हम लोग इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आगे देख लेते हैं। तो के को हम लोग, के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट हमारा कैसे निकलेगा, तो इसका यूनिट हम आगे देख लेते हैं। इसका वैल्यू आप अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप इस वैल्यू को लिखें, इसका यूनिट हम आगे लिख दे रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो हमारा डिपेंड करता है मीडियम पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या लिखते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगर फाइनल अगर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे किसका, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किसके फॉर्म में, स्केलर के फॉर्म में, या फिर उसको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या होगा, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं F = 9 इंटू, या फिर इसको आप ऊपर तो लिख ही चुके होंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं F = 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 बाय R² लिखेंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या कहलाएगा, ये फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कहाँ से आया, कूलम्स लॉ से आया, कहाँ से आया, कूलम्स लॉ से आया। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, इसका पूरा का पूरा कहानी हम लोग ख़त्म ही कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे पांचवा टॉपिक हमारा हुआ था, 6 टॉपिक में हम लोग लिखेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा, आपको बता चुके हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे किसको, सबसे पहली बात आप फॉर्मूला लिखो, तो F = क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। आपको क्या चाहिए, इसका यूनिट चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1, और ये 1/4 पाई तो कांस्टेंट, इसलिए इसका कोई यूनिट होगा नहीं, Q1 Q2 बाय R² तो होगा ही। और ये इधर आया तो F क्या होगा, नीचे आ जाएगा, F नीचे आ गया। आप इसका लिखो, तो लिखोगे यूनिट तो कितना होगा, इसका हो जाएगा, ऊपर का क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, नीचे क्या होगा मीटर स्क्वायर और न्यूटन। तो कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा,
इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया, यूनिट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो होगा कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन होगा। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन हमारा यहीं से होगा। डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो डायमेंशन हमारा क्या होगा, आप यहीं से लिख सकते हैं, क्योंकि जो जनरल फार्मूला होगा वहीं से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन को डिराइव करते हैं। तो डायमेंशन इसका लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो यहाँ क्या चार्ज है, तो चार्ज का क्या होगा 80, फिर इसका भी क्या होगा 80। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80 होता है, वो आपको पता है। फिर नीचे क्या हो गया आर है, ये क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होगा L2। और फोर्स है, फोर्स का हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है MLT-2 होता है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा। और ये सब आपको याद रखने का है, क्योंकि ये आपको अच्छे से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ख़ास करके मेडिकल के एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिख सकते हैं हम लोग, ये ए तो कहीं कैंसिल होने वाला है नहीं, और ये टी है तो टी जाने के बाद में ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं MLT के फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं M-1 ये ऊपर जाएगा, और L-3 ठीक है, और ये T माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T4 और A2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया डायमेंशन किसका, तो डायमेंशन ये किसका हो गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया M-1 L-3 T4 A2। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा ये समझ में आ चुका होगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्केलर फॉर्म में, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।